हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम कवर करेंगे कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसी के साथ साथ उसके इम्पैक्ट्स जो है वो भी हम कवर कर लेंगे। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि एनवायरमेंट को जो हमने डिटीरियोरेट किया है तो ये कैसे किया है, क्या क्या रीजंस है। सबसे पहला आता है बच्चों इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जहाँ पर हम एमिशंस के थ्रू रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वेरियस ऐसी गैसेस जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाके सीधा सीधा ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीट करती है। अब ओजोन डिप्लीट होने की वजह से क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ते जाएगा, ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट है वो तो हमको देखने मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एसिड रेन होगा, स्मॉग होगा, पुअर एयर क्वालिटी होगा और इसी के साथ साथ एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल से जो निकलता है पोल्यूशन वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसके लिए, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए। ये जो अलग अलग गाइगेंटिक अमाउंट्स ऑफ एमिशंस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं किसके जरिए, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस और ऑटोमोबाइल्स के जरिए। इनके एमिशन से ही एसिड रेन, स्मॉग और पुअर क्वालिटी जो है एयर की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, विच इन टर्न हैव इंटेंसिफाइड एयर पोल्यूशन, और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड यानी कि और ज़्यादा बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैव रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन्हीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन होने लग गए, जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, अब ये जो है इनकी मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और नाउ कंज्यूम्ड इन इनॉर्मस क्वांटिटीज़, और कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हमने कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये जो है हमको फ्यूचर में ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगी। सेकेंड आता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बोला जा रहा है थर्ड वर्ल्ड यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा फेस करी, जो डेवलपिंग स्टेज पर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम फेस कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जो है लैंड और वाटर रिसोर्सेज इस दोनों के ऊपर जो प्रेशर जो है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इंडिया का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज डिक्लाइनिंग एवरी ईयर ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी ज़मीन जो है वो हमको अभी कम पड़ रही है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो हमारा बढ़ते जा रहा है। Due to population explosion, human activities regarding survival compound the problem of environment degradation. Human activities के survival के लिए क्या हो रहा है, population जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से environment को degrade जो है वो into two करते जा रहा है. For instance, traditional methods of cooking with firewood on an increasing scale affects the air environment. ट्रेडिशनल मेथड जो है फायरवुड पे कुक करने का, कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, एयर जो है वो एयर एनवायरनमेंट हमारा अफेक्ट हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑल्सो रिजल्ट्स इन ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाना, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना, अर्बनाइजेशन के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, रीज़न होते हैं किसके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट इट इज़ टॉकिंग अबाउट फार्म मैकेनाइजेशन, जहाँ पर हमने देखा फार्मिंग के लिए अभी क्या होता है बच्चों, मैकेनाइज्ड प्रोसेस यूज़ होता है, जहाँ पर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हो, ट्रक्स का भी इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फार्म के क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जैसे मैंने आपको बोला हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी पूरी तरीके से कंटेमिनेट हो जाता है। क्यों, बिकॉज वी आर यूजिंग केमिकल वाला पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट वी हैव इज फेलिंग ऑफ ट्रीज, जहाँ पर हमने देखा है फेलिंग ऑफ ट्रीज, there has been an illegal felling of trees in most part of developing countries. Tree felling is done by villagers for fuel and to earn livelihood by सेलिंग लॉग्स। तो अभी अगर गांव के लोगों को रहना है, सर्वाइवल करना है, तो ये जो झाड़ है उसको काटो, उसके लॉग्स को बेचना जो है वो शुरू कर दो। तो उनके सर्वाइवल के लिए तो उन्होंने बिजनेस सोच लिया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का सर्वाइवल का क्या होगा अगर आप इसी तरीके से अपने सर्वाइवल की सोचोगे, तो आप अल्टीमेटली दूसरों की लाइफ के कॉस्ट पे अपना सर्वाइवल जो है वो देख रहे हो। हालांकि फेलिंग ऑफ ट्रीज, दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी विच शुड नॉट बी डन. Tree felling has resulted in depletion of forest cover. For instance, places closer to Mumbai such as Lonavala, Mahabaleshwar, which once boasted of make excessive use of plastic carry bags. Plastic materials do not degrade and create problems for soil and water resources. तो बेसिकली लोनावाला, महाबलेश्वर जैसी जगहों की अगर हम बात करें तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, प्लास्टिक का यूज़ कम्प्लीटली क्या था, यहाँ पर बैन था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी इसका यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। And now such plastic materials create problems for soil and water resources.
फॉर इंस्टेंस प्लास्टिक बॉटल्स यूज फॉर पैकेज वाटर सॉफ्ट ड्रिंक्स रिमेन अ मासिव एनवायरमेंटल हैजार्ड, यानी कि जो अब आप टूरिस्ट प्लेस पे चले गए, प्लास्टिक तो लेकर नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ जो पानी अवेलेबल होगा आपको, तो वहाँ तो वो तो पानी की बोतल प्लास्टिक की होगी ना। तो ये जो पानी की बोतल प्लास्टिक की होगी आपकी, तो वो तो आप पीने के बाद घर पे लेकर आओगे नहीं वापस फ्रिज में भर के रखने, आपको तो उसको वही डिस्ट्रॉय करना होगा, आप तो वहाँ पर ऐसे ही फेंक दोगे। तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरमेंट। In India, the non-alcoholic beverages industry uses 60,000 metric tons of plastic bottles every year. नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं हमारे कंट्री में, जैसे छोटे मोटे अगर आप ले लो, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक की बॉटल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 60,000 मेट्रिक टन जो है हर साल प्रोड्यूस करती है, विद मुंबई बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर। और इन मुंबई में तो हमारे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है प्लास्टिक बॉटल्स के। With only 60% collected for recycling, it leaves about 24,000 metric tons of PET bottles still in open to choke anything from water supplies to the soil. This is because PET bottles are not degradable. अब ये जो bottles होती है जो यूज़ की जाती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए, तो उसमें से 60% जो है वो रिसाइकलिंग के लिए ले ली जाती है, लेकिन 24,000 मेट्रिक टन जो है वो अभी भी बचा हुआ है। और ये वो बॉटल्स होते हैं, वो प्लास्टिक यूज़ होता है जो कि डिग्रेड नहीं हो सकता है, किसी तरीके से इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स। तो सिटीज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली हैज़ रिजल्टेड इन एयर पोल्यूशन। ये तो हम कई ज़्यादा देख रहे हैं कि मुंबई का पोल्यूशन भी है वो इतना बढ़ते जा रहा है, जैसे दिल्ली का हाल हो चुका है वैसे मुंबई का भी हाल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि एयर क्वालिटी उतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। Automobiles, especially during rush traffic hours, increase air emissions and thereby contribute to poor air quality index. तो ऑटोमोबाइल्स जो कि रश आवर्स में, ऑफिस आवर्स के टाइम पे अगर आप देखो, तो आजकल हर किसी को अपनी गाड़ी चाहिए, कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता है, ट्रेन के धक्के नहीं खाना चाहता है, बस के धक्के नहीं खाना चाहता है, क्योंकि रश भी बहुत होती है और उसी के साथ साथ हमारी लाइफ का भी खतरा होता है। तो इसीलिए हम अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन रश आवर्स के टाइम पे क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा टाइम होता है जहाँ पर आप CO2 को रिलीज़ करते हो एनवायरनमेंट में, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी खराब होते जा रही है। AQI इज अ नंबर डेराइव बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन हाउ पॉल्यूटेड द एयर इज। अभी एयर क्वालिटी खराब हो रही है, कैसे पता चलेगा? जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये उनका काम होता है कि वो देखे कि एयर की क्वालिटी कितनी मात्रा में अब तक खराब जो है वो हो चुकी है, उसी को हम बुलाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द फोरकास्ट ऑन एयर पोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। और इसी के साथ साथ ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि कौन से लोकेशन पे एयर क्वालिटी कितनी ख़राब हुई है। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है इनको अपॉइंट करती है हमारी गवर्नमेंट। Under the Swachh Bharat Abhiyan initiative, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched the National AQI on 17th September 2014. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या किया था, 17 सितंबर 2014 को क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था नेशनल AQI के लिए। The determination of AQI helps to understand the air quality and the environmental and health concerns at a particular location. Now AQI may have the following health impact on people. अब AQI का अलग अलग हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकता है लोगों के ऊपर। तो AQI का रेंज अगर हम देखें 0 to 50 रहा तो वो होगा गुड, सेटिस्फैक्ट्री में 51 to 100, मॉडरेट में रहा 101 से 200, पॉल्यूटेड पुअर 201 to 300 इम्पैक्ट, मिनिमम माइनर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स टू सेंसिटिव पीपल। ओके, तो इस तरीके से क्या हो सकता है एयर क्वालिटी। यहाँ पर एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है जो कि यहाँ पर एक चार्ट या टेबल के जरिए फॉर्म नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं वो जो AQI है वो बताता है कि कौन सी रेंज में कितना सूटेबल है। As per the news reported in one of the leading newspaper in November 2022, the 3 Indian cities which are most polluted are Noida, Gurugram and Delhi. तो सबसे ज़्यादा polluted इंडियन सिटीज़ अगर हम देखें, नवंबर 2022 में रिपोर्ट आई थी जिसके तहत अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा polluted सिटीज़ कौन सी हैं इंडिया की, तो वो है नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली। तो ये 3 ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा polluted है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो गया है सिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो गया है। इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है एयर पोल्यूशन के लिए। स्लम्स आ गए हैं अर्बन प्लेसेस पर, जहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, वाटर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो गई है, वाटर पोल्यूशन होना भी सबसे ज़्यादा हो गया है। अर्बन एरियाज़ जहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते हैं उनको एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग प्लास्टिक बैग्स हो गए, पेट बॉटल्स हो गए, ई वेस्ट हो गए, ये सारे के सारे डंप करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो हमारा डिग्रेड होता है। फिर आता है हमारा पॉवर्टी
poverty can also be a cause of environmental degradation. How? Because in third world countries, poor people resort to felling of trees, excessive grazing and traditional methods of cooking. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग स्टेज पर है वहाँ पर लोग आज भी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग अपनाते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गरीबी ने ये दिन दिखा दिया है कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया है. दीज प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. पुअर फार्मर्स ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन मेक एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. अब जैसे मैंने आपको कहा मार्केट में कई सारे ऑर्गेनिक तरीके भी है फर्टिलाइजर्स के, लेकिन बेचारे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स जो है वो खरीद के लेकर आते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए. कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर हैज़ ग्रेटली रिड्यूस ड्यू टू ईजी क्लियरेंसेज गिवन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फॉर कटिंग ट्रीज फॉर लॉगिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. कई जगहों पर ऐसा होता है, थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट को ज़्यादा खिला दो, अगर आपने पैसे दे दिया तो फॉरेस्ट साफ करने का आपको तरीका जो है वो खुद ही गवर्नमेंट जो है वो बता देगी. तो ये भी एक तरीका है. गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बनाई है, बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन करती कुछ और ही है एट दी बैक एंड. नेक्स्ट आते हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जहाँ पर आप डैम्स, ब्रिजेस, कैनल्स ये सब बनाने की कोशिश करते हो, तो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो इसकी वजह से वाटर लॉगिंग होता है. वाटर लॉगिंग होना शुरू होता है, लैंडस्लाइड्स होने शुरू हो जाते हैं. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स लाइक तेहरी डैम इन उत्तराखंड में कॉज सीवियर डैमेज सिंस इट इज़ लोकेटेड ऑन अर्थक्वेक प्रोन एरिया. तो उत्तराखंड में जो तेहरी डैम बिल्ट हुई है, बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता है, लोगों की जान जो है वो खतरे में है. तो इंसान ना सिर्फ एनवायरनमेंट को खतरे में डाल रहा है, अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है. माइनिंग प्रोजेक्ट जो आते हैं वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि माइनिंग की वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन होता है. ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे वो डिप्लीट होते हैं. फिर आता है हमारा नेचुरल कॉजेज़ में आता है जहाँ पर नेचुरल प्रोसेस से एमिशंस होते हैं. जंगल में अचानक से आग लग गई होगी, जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन अगर हो गया तो वो एक रीज़न हो जाता है. हमारा टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो जाती है हमारी वोल्केनो इरप्शन की वजह से. तो ये कुछ नेचुरल रीज़न है, लेकिन नेचुरल्स के बदले अगर हम देखें तो हमारे ह्यूमन रीजंस बहुत ज़्यादा है. जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, जो मैन मेड एनवायरनमेंट है, उसने ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिप्लीट किया है व्हेन वी कंपेयर इट टू अ नेचुरल एनवायरनमेंट depletion. Okay, so the next topic that we have is impact of environmental degradation on human life. अब हमने causes तो देख ली, अब इसका impact क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है. अब तक हम reasons देख रहे थे, अब हम उसका impact देखेंगे. सबसे पहला होता है हमारा एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि मास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल है, डीजल है इन अर्बन इंडिया एंड केरोसिन कोल. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनको जलाने की वजह से जो गैसेस रिलीज होती है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन से क्या होगा, एयर पोल्यूशन से लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है, नौसिया हो सकता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एयर पोल्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लगता तो हमें ये है कि एयर ख़राब हो रही है, लेकिन नहीं, एयर नहीं, हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है. नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन. इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज मैकेनाइजेशन, वेहिकुलर ट्रैफिक एंड ओवर पॉपुलेशन. यानी कि मैकेनाइजेशन, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होना, वेहिकुलर जो ट्रैफिक्स होती है जहाँ पर व्हीकल जब से ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि हम रुक नहीं सकते हैं, राइट, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, सिग्नल लगा हुआ है बावजूद इसके हमको हॉर्न बजाना है. नो हॉन्किंग जोन है, वहाँ भी हमको हॉर्न बजाना है. क्यों हम हॉर्न कब नहीं बजाते हैं, तब नहीं बजाते जब बोर्ड लगा होगा नो हॉन्किंग जोन. हम हॉर्न बजाना तब बंद करते हैं जब सामने हमारे पुलिस वाला खड़ा होगा, तब हम हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बजाते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं आप ये गलती करने की वजह से और ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बढ़ा रहे हो. हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है इससे, सबसे ज़्यादा एक तो हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और हाँ, ज़्यादा आवाज़ भी अगर किसी को बर्दाश्त नहीं हुई तो उसको, हार्ट डिजीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको हमेशा ज़्यादा आवाज़ से बचकर रहना चाहिए. वाटर पोल्यूशन एंड स्कैरसिटी, जहाँ पर पानी जो है पोल्यूट हो चुका है पूरी तरीके से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हुए, जहाँ पर अगर हम देखें जिंक, लीड, मैंगनीज और नाइट्रेट्स, ये सारे के सारे ग्राउंड वाटर के अंदर रिलीज़ होते हैं. इनके रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है. वाटर पोल्यूट हो गया तो वो वाटर बॉडीज़ का वाटर जो है वो पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा.
Excessive use of water resources for industrial use has depleted the water resources in several states and the water has turned saline. तो यहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कि उसको डिप्लीट कर दिया है। कई सारे स्टेट्स में तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है, कमी आ चुकी है। रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो चेन्नई में ये केस आया था जहाँ पर लोगों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एंटायर स्टेट को, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो चुकी है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है इसकी वजह से? गैस्ट्रोएंटेरिटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जॉइंटिस हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, यानी ये वाटर बॉर्न डिजीजेज है। अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो वाटर बॉर्न डिजीजेज इंसान को होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज़ है। फिर आता है सॉइल कंटामिनेशन। अगर सॉइल डिग्रेड कर दिया है आपने, इट इज कॉज थ्रू हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच पॉइजन वेजिटेशन एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो अगर सॉइल ही खराब हो चुकी है तो उसमें उपजाने वाली जो भी चीज़ होगी वो भी क्या होगी? वो भी पॉइजनस हो जाती है। अब इससे हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कैंसर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, फैटिग, नर्वस सिस्टम, आई इरिटेशन, स्किन एलर्जीज। ये सारी चीज़ें आपको किसकी वजह से होती है? अगर मिट्टी जो है जहाँ पर खाना उगता है अगर वो उपजाऊ नहीं रही सही तरीके से तो उसमें से आने वाला अनाज भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जाएगा। कभी भी बारिश होगी, कभी भी ठंड पड़ेगी, कभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हीट और फ्लड का सामना करना पड़ सकता है। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report has predicted that warmer weather can reduce agricultural yield by 30 to 40% by 2050। यानी कि IPCC ने बोला है कि एग्रीकल्चरल यील्ड यानी कि वार्मर वेदर जो है कैन रिड्यूस एग्रीकल्चरल यील्ड 30 to 40% रिड्यूस करेगा। कब तक? 2050 तक, क्रिएटिंग अ मेजर फूड क्राइसिस फॉर ह्यूमंस। जहाँ पर आप सही तरीके से एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे तो खाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी 2050 तक, अगर आपने कोई दूसरा सोर्स नहीं सोचा तो। क्लाइमेट चेंज की वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने आपको बोला कैंसर, हार्ट डिजीज़, स्किन एलर्जीज, हेडेक्स, नोसिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है इफ़ ग्लोबल वार्मिंग इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू सीवियरली। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, वाई इज इट गेटिंग डिप्लीटेड? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ CFCs और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम जिसको बुलाते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है किसका? ओजोन डिप्लीशन का। इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज दीज केमिकल्स, दे राइज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डिप्लीट दी ओजोन लेयर। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से ये सारे केमिकल्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में, वहाँ से ओजोन लेयर को जाकर उसको डिप्लीट करते हैं। There is a 24-kilometer thick ozone shield above 15 kilometer from the Earth's surface. It is situated in the stratosphere and this layer shields the Earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. अब ये जो UV रेस से बचाने का काम हमको, जो एक बड़ा सा थिक ब्लैंकेट जो है ओजोन का ब्लैंकेट है, जो कि हमको इससे बचाने की कोशिश करता है। किससे? ये जो रेज जो है UV रेज है उससे हमको बचाने की कोशिश करता है। अगर ये ब्लैंकेट बीच में ना होता तो कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता, बिकॉज स्किन कैंसर बहुत ही आसानी से हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। An imbalance is created when chlorine atoms released from the earth react with ozone molecules। यानी कि अगर क्लोरीन के एटम्स जाएंगे एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे तो ओजोन के एटम्स के साथ में क्या करेंगे? वो जाकर ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। दिस क्लोरिंग मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड फ्रॉम मैन मेड केमिकल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं हमारे पास से क्लोरीन के, ये मैन मेड केमिकल्स है, ये हमारे बनाए हुए केमिकल्स है, जैसे कि CFCs हमने बनाए हैं। तो जैसे ये जाते हैं ओजोन लेयर की तरफ, ओजोन मॉलिक्यूल्स जो है वो घट जाते हैं, जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। अब इसके कारण क्या होता है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ओजोन की कैपेसिटी कम कर दिया तो अल्ट्रा वायलेट रेज की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। UV रेज हैव हार्मफुल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग स्किन कैंसर। तो UV रेज जो है उसका इफेक्ट क्या होगा? सीधा सीधा स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन जैसे कि हम जाते हैं, स्मोक, पुअर एयर क्वालिटी, ये सारे जो है वो रीज़न है हमारे एयर पोल्यूशन के। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के साथ साथ ऑटोमोबाइल से जो गैसेस रिलीज होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। उसी के साथ साथ एसिडिक रेन जो है वो हार्मफुल होता है किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ यानी कि मरीन लाइफ के लिए, जहाँ पर वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न होता है। Scientific studies have shown that the process
results in the formation of acid rain generally begins with the discharge of sulfur dioxide and nitrogen oxides into the atmosphere। अब ये एसिड रेन जो है ये होती कैसे है, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है तो उससे ये एसिड रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो वेस्ट गैसेज है रिलीज होती है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से, ऑटोमोबाइल से जो रिलीज होता है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, मेल्टिंग, रिफाइनिंग फैसिलिटीज, तो इनके थ्रू ये सारी गैसेज जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। And they are also emitted by biological process. The gases combine with atmospheric water vapor to form sulfuric acid and nitric acid। अब ये जो गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में जाके ये किससे मिलती है, ये जाकर मिलती है वाटर वेपर से, जहाँ पर सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में जाकर ये क्या होती है, मिलती है। When rain or some other form of precipitation falls to earth's surface it is highly acidic। और उसके बाद जब ये जाकर मिलती है, उसके बाद जो बारिश होती है जिसे हम कहते हैं एसिडिक रेन, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लीशन ऑफ मरीन लाइफ। अब जैसे कि हमने देखा कई बार अगर वाटर बॉडीज़ आपने पूरी तरीके से डिप्लीट करके रख दिया है, वाटर बॉडीज़ जो है पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चाहे आप रिमोट एरियाज़ की ही बात क्यों ना करो, वहाँ भी जाकर वेस्ट, हैज़ार्डस वेस्ट जो है वो हमने डंप किया हुआ है, ऑयल स्पिल्स डंप किया हुआ है, इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स की वजह से जो भी उनके वेस्ट है वो डंप्स होते हैं, तो उनके डंप होने की वजह से क्या होता है, वाटर बॉडीज़ आर गेटिंग सीवियरली अफेक्टेड। अब सीवियरली अफेक्ट हो गए तो जितनी भी मरीन लाइफ है उसके अंदर वो भी क्या होगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएगी, तो वहाँ की स्पीशीज जो है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। In Mumbai, the fish catch from the coastal waters has reduced by 90% and whatever catch is available, it stinks of chemicals। अब फिश कैच जो है, मच्छी पकड़ने का जो ये बिजनेस है कोस्टल वाटर्स पे ऑलमोस्ट कम हो गया 90% तक, क्योंकि फिशेज उतनी अवेलेबल ही नहीं है जितनी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ क्या बोला जा रहा है, इट स्टिंग्स ऑफ केमिकल। और जो बची कुछ मच्छियाँ तुम पकड़ लेते हो तो उसके अंदर तुमको भर भर के केमिकल्स मिलता है, तो अगर तुम उसको कंज्यूम भी करोगे तो भी अल्टीमेटली क्या होगा, तुम भी उससे अफेक्ट होगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से फॉरेस्ट को कई बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। डिप्लीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट कैन कॉज सेवरल डिजास्टर्स एंड डिजीज। अगर रेन फॉरेस्ट नहीं हुआ तो उसकी वजह से कई सारे डिजास्टर्स और डिजीज का सामना इंसान को करना पड़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन और लॉगिंग इंडस्ट्री जो है उसने कई सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अफेक्ट किया हुआ है एंड दिस हैज डिस्ट्रॉयड मैनी नेचुरल हैबिटेट्स एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स नेटिव टू दोज एरियाज। अब इसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ वो ट्रीज से ह्यूमंस ही अफेक्ट नहीं होंगे, जितने प्लांट्स और एनिमल्स भी वहाँ पर है, क्योंकि उनका हैबिटेट है, वो वहाँ पर रहते हैं। जैसे हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, तो जानवर अपनी बस्ती में रहते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर आपने वही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड लिव इन योर प्लेस, राइट। तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दी फॉरेस्ट लाइफ। The last point that we have is about desertification। desertification जो कि ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, लैंड जो है जो नॉन डेजर्ट एरियाज में था वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जब डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है तो जैसे हमने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में, जो साउथ सहारा डेजर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है डेजर्टिफिकेशन की तरफ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन्स आर गोइंग टू सफर अ लॉट। The desertification process can be a catastrophe for the inhabitants of an area by preventing the growing of food। desertification can lead to famine and poverty, जिसकी वजह से और ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ सकती है। ऑलरेडी डेजर्टिफिकेशन हैज़ रूइंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लैंड। जैसे हमने प्रीवियस भी एग्जांपल देखा था कि हर साल जो है डेजर्टिफिकेशन की वजह से 15 मिलियन एकर्स, यानी कि हम बोल सकते हैं 16 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड इज लॉस्ट टू डेजर्टिफिकेशन। यानी इतनी जो जगह थी वो अभी क्या हो गई है, पूरी तरीके से वेस्ट हो गई है, बिकॉज दैट लैंड इज बीन कन्वर्टेड इनटू डेजर्टिफिकेशन। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। The next topic that we are going to have is concept of sustainable development, जो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।